हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेट में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके जो स्टेजेस है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इसके साथ साथ इसके ईयर्स के बारे में पूछ लेते हैं या कुछ एक बीच टर्म उठाकर पूछ लेते हैं। तो इसमें से हर एक टेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है। और ये अगर बीएड के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से देखें तो वहाँ पर भी इससे डायरेक्ट थ्योरी आती है लिखने के लिए। तो अगर हम बात करें प्याजे की, तो प्याजे को चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर भी कहते हैं। और जो जीन प्याजे है वो एक्टिविटी लर्निंग पर इनकी जो थ्योरी है वो बेस इनका है कि बच्चे जो है अपनी एक्टिविटी से सीखते हैं और एक तरह के कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि जो बच्चे हैं वो चीज़ों को खुद से कंस्ट्रक्ट करके सीखते हैं। इनका ये मानना था। इन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन की थी तो वो इन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने बच्चों के ऊपर की थी और अच्छे से उनको एग्जामिन किया और उसके बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचे थे। जो इनकी थ्योरी थी वो 1952 में पब्लिश हुई। तो इनकी जो थ्योरी का एक मेन कंसेप्ट था वो था स्कीमा टर्म। स्कीमा का मतलब होता है कि बच्चे के ज्ञान की कल्पना। जो बच्चे कल्पना करते हैं उस चीज़ को ही इन्होंने स्कीमा कहा। स्कीमा एक तरह का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह की बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज है जहाँ पर ऑर्गेनाइज होकर सारी नॉलेज रहती है। इसमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंस रहते हैं और इसके साथ साथ जो हम नई चीज़ें देखते हैं उसके साथ ही अंडरस्टैंडिंग बिठाकर एक न्यू कंसेप्ट को फॉर्म करता है। तो उसको उन्होंने क्या बोला, स्कीमा। तो जो प्याजे की थ्योरी है वो बेसिक दो चीज़ों पर चलती थी। एक तो इन्होंने स्टेजेस की बात की और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ एक एलिमेंट और कॉग्निटिव प्रोसेस की बात की। अगर हम इनकी स्टेजेस की बात करें तो ये ऑर्डरली अरेंज्ड है, मतलब ये जिस तरह से बनाई गई है एज इट इज़ ही चलती है। तो इन्होंने जो स्टेजेस दी है, सबसे पहले इनकी जो स्टेजेस थी वो थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल के बीच के बच्चों की, यानी कि बर्थ से लेके जो भी बच्चे की एज है उसके अकॉर्डिंग जितना भी बच्चे चीज़ें सीखते हैं वो हमारी सेंसरी मोटर के अंदर आ जाती है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर प्री कंसेप्चुअल पीरियड और इंट्यूटिव स्टेज ये आती है। तो ये मोस्टली 2 से 7 साल के बीच के बच्चों के अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेज चलती है और ये फर्दर जो क्लासीफाई है ये 2 से 4 चलती है और ये 4 से 7 ईयर के बीच चलती है। फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और जो हमारा लास्ट है वो है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज से, तो इन्होंने बोला है इसमें 0 से 2 साल के बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, जो बच्चे हैं वो कैसे सीख रहे हैं या कैसे, मतलब जो वो सीख रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो वो बच्चे यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। जो मोस्टली सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो बच्चों के होते हैं सकिंग या लुकिंग करना, इस तरह के, या जो साउंड है उसको सुनना, इसके साथ साथ जो स्मेल है उसको उन्होंने क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बच्चों के अंदर आ जाती है। सकिंग, इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें तो इन्होंने मोस्टली इसके अंदर सब स्टेजेस कुछ दी थी। जैसे कि जो 30 दिन का बच्चा होगा वो सकिंग करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़कर सक करना शुरू कर देगा। जो 4 मंथ का बच्चा होगा वो कोऑर्डिनेशन बिठाना शुरू कर देगा अपने बॉडीज़ के बीच में, यानी कि अपना हाथ उठा सकता है, हाथ से किसी चीज़ को कैप्चर कर सकता है, पाँव हिला सकता है, इस तरह से। और नेक्स्ट है 4 से 6 मंथ का जो बच्चा है वो जैसे बच्चे क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और उसको थ्रो भी कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाती है वो कि किसी चीज़ को थ्रो कर सकते हैं। ठीक है। फिर है उसके बाद 8 से 12 मंथ, इसके अंदर क्या होती है, इधर इमिटेशन आ जाती है बच्चों में। बच्चे थोड़ा थोड़ा इमिटेट करना सीख जाते हैं अपने पेरेंट्स को देख के। और नेक्स्ट है 12 से 18 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड यहाँ पर शुरू कर देते हैं, यानी कि कोई समस्या उनके आगे होगी वो उसको बार बार करेंगे और उनको अगर कुछ उसका आंसर मिल जाए तो वो दोबारा से उसी चीज़ को करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं किसी चीज़ से, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस गेम से कैसे खेलते हैं, और एक टाइम पर उन्होंने क्या कर दिया, बार बार ट्राई करने के बाद उनको उसका जो सॉल्यूशन है वो मिल गया, तो ईजिली क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से वो बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर है 18 से 24 मंथ का बच्चा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, यानी कि अगर कोई चीज़ बच्चे के आसपास रखी होगी तो वो उस चीज़ की एब्सेंस को महसूस कर सकता है। अगर उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया जाए तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं या उस चीज़ को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो मोस्टली रिफ्लेक्स एक्शन पर ही डिपेंड है और इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं कि किस स्टेज में बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन शो करते हैं, जैसे सकिंग लुकिंग हो गया, और इसके साथ साथ कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर कौन सी एज के बच्चे आते हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि लॉजिक आने से पहले की जो बच्चों की स्टेज होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है।
यहाँ पर क्या होते हैं, बच्चे सिंबल्स सिंबल्स को देखना शुरू कर देते हैं। इमेजिनेशन जो है उनके अंदर की वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है और नॉन लॉजिकल हो जाते हैं। मतलब जो चीज़ों को देखते हैं बिना लॉजिक ही चीज़ों के पीछे का एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं। नॉन रिवर्सेबल मैनर, यहाँ पर बच्चों के अंदर नॉन रिवर्सेबल मैनर आ जाता है, यानी कि वो अगर हम उनको 1 से 7 तक गिनती करने को बोलेंगे तो वो सही से करेंगे। अगर हम उनको वापस बोलेंगे कि 7 से 1 तक अपोजिट डायरेक्शन में काउंटिंग शुरू करो तो वो नहीं कर पाएंगे। फिर है इगोसेंट्रिक थिंकिंग इज़ प्रीडोमिनेंट, यानी कि इगोसेंट्रिक का मतलब है कि वो अपने अराउंड, अपने आसपास ही एक अपना ही वर्ड बना देते हैं। जैसे कि वो बोलेंगे, जैसे अगर उन्होंने सन को देखा तो वो सोचेंगे जो सन है वो उनको फॉलो कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ के, तो वो क्या कर पाते हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि जो सन है वो मुझे फॉलो कर रहा है, या जो मून है वो मुझे फॉलो कर रहा है, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मून भी वहाँ वहाँ आ रहा है। इस तरह के जो कंसेप्ट है वो बच्चों के अंदर यहाँ पर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी संसार में चीज़ें हैं वो इनके ही अराउंड घूम रही है। अब इसके अंदर आती है 2 स्टेजेस, एक आती है प्री कंसेप्शनल पीरियड और दूसरा आता है इंट्यूटिव स्टेज। प्री कंसेप्शनल पीरियड के अंदर 2 से 4 साल के बच्चे आते हैं। यहाँ पर बच्चे इमिटेशन सीखते हैं, यानी कि नकल करना सीखते हैं, और प्ले यहाँ पर बच्चे खेल कर सीखते हैं। और वो सोचते हैं कि जो हमारा आइडिया है वही करेक्ट है। और उनके अंदर एनिमिज्म का कंसेप्ट आता है। एनिमिज्म यानी कि जहाँ पर बच्चे लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि जो चीज़ है वो सजीव है निर्जीव है, उसको ये पता नहीं चलेगा। अगर उसके सामने कोई टॉय होगा तो वो उस टॉय को एज इट इज़ ही लेगा कि ये क्या है, सजीव है, मतलब उसके साथ वैसे ही बिहेव करेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट बाय देयर नेम्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ देयर स्टेज। अब मतलब वो कैसे करेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करेगा नाम से। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर उसके घर में मैन है, मान लो पापा है, तो उसको क्या लगेगा कि जो मैन होते हैं वो पापा होते हैं, तो उसकी इलॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी कि भाई जो भी सारे मेल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पापा होते हैं। उसको ये जेंडर का पता नहीं चलता है कि मेल और फीमेल, और मेल और फीमेल में भी उसे ये पता नहीं चल रहा है प्रॉपरली कि जो फादर है वो एक ही है। मतलब सबको हम फादर में इंक्लूड नहीं करेंगे, पर उसके लिए क्या हो जाता है कि जितने भी मेल है वो सारे क्या है, पापा है, और जितनी भी फीमेल है वो सारे क्या है, वो मम्मा है। इस तरह से वो इलॉजिकल रीजनिंग देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले, उनके अंदर ना ही तो उनके अंदर इंडक्टिव थिंकिंग होती है, या ही ना ही डिडक्टिव नेचर होता है बच्चों का। यानी कि उनके वो कैसे कंसेप्ट बनाएंगे, यहाँ पर ना ही तो वो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ना ही वो किसी एग्जाम्पल के थ्रू रूल तक पहुँचेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देख दिया कि काउ इज़ वाइट एंड बिग, जो गाय है वो वाइट कलर की होती है और बड़ी होती है। अगर उसने बाद में कुछ ऐसा बड़ा एनिमल देख लिया तो वो क्या बोलेगा, जो भी वाइट और बड़ा है वो क्या है, गाय है। तो इस तरह के जो कंसेप्ट है वो उसके बनने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर मोर इमेजिनेटिव अवे फ्रॉम रियलिटी, अब वो इमेजिनेशन में ही रहना शुरू कर देता है, जो कि रियलिटी से कहीं भी दूर दूर तक सिमिलर नहीं होती है। उनकी अपनी ही एक इमेजिनेशन दुनिया बन जाती है। इगोसेंट्रिक मैंने अभी भी आपको बताया था कि जैसे सन और मून जैसे हैं मुझे फॉलो कर रहे हैं, उसे ऐसा लगता है। तो ये उसके प्री कंसेप्शनल पीरियड के अंदर चीज़ें बच्चों के साथ होती है। फिर है 4 से 7 साल के जितने भी बच्चे हैं इंट्यूटिव स्टेज में आते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को डेवलप कर देते हैं बच्चे, और थोड़े बहुत लॉजिक यहाँ पर सीख जाते हैं, हल्के फुल्के मतलब। और यहाँ पर क्या होती है, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं बच्चों के अंदर। अब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त कंसेप्ट, जो वो देख नहीं पा रहे हैं पर फील कर पा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती है अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, वो हमारे आ जाते हैं। जैसे इमेजिनेशन, उसको अपनी पेंटिंग के थ्रू दिखाना, तो ये भी क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हो सकता है बच्चों का। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये हमारी स्कूल एज भी होती है। यहाँ पर 7 से 11 साल के बच्चे आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चों के अंदर रियलिस्टिक ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, वो लॉजिक को समझना शुरू कर देते हैं। अगर वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पीछे का उनको प्रॉब्लम के पीछे का लॉजिक उनको पता होगा कि कैसे ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है। कंक्रीट प्रॉब्लम सॉल्व बट नॉट अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, अब कंक्रीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, जो उनको दिख रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, पर जो अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम है उसको वह यहाँ पर अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। फिर है कैटेगराइज बेस्ड ऑफ देयर एट्रीब्यूट, अब वो किसी भी चीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं उनके एट्रीब्यूट, यानी कि उनकी विशेषताओं के आधार पर, यानी कि उनके गुण के आधार पर। और थिंकिंग इज़ नॉट सिस्टमेटिक, और यहाँ पर जो उनकी थिंकिंग है वो सिस्टमेटिक नहीं होती है, वो ऐसे ही अरेंज कर देते हैं जो उनको लगता है उस बेस पे।
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं किसी भी टैट में, तो वो यहीं से बनते हैं कि कंजर्वेशन की स्टेज कहाँ पर आती है, प्याजे की कौन सी स्टेज में आती है और किस एज के बच्चों के अंदर आती है। तो यहाँ पर बच्चे कंजर्वेशन सीखते हैं, यानी कि वेट वॉल्यूम वगैरह के बारे में समझ आते हैं कि वेट वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है। न्यूमरेशन सीख जाते हैं, नंबर्स का उनको पता चल जाता है कैसे अरेंज करनी है। सीरियलाइजेशन हो जाती है, जैसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा। इस तरह से बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। फिर क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, जैसे ये राउंड है, स्क्वायर है, फिर ये ट्रायंगल है। इस तरह से वो चीज़ों को क्लासीफाई कर पाते हैं। और रिलेशनशिप के बारे में भी यहाँ पर बच्चे थोड़े बहुत अवेयर हो जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये है 12 साल से लेके अडल्टहुड तक के जो बच्चे आते हैं। इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, यहाँ पर इनके अंदर हाइपोथेसिस आ जाती है, यानी कि वह चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। हाइपोथेटिकली वो कुछ कंसेप्ट बनाएंगे, उसके बाद उस कंसेप्ट के उनके कुछ एक अपने कंक्लूजन हो गए कि ये इस वजह से हो रहा है। फिर वो उसके बाद उसकी रिसर्च करेंगे और उसके बाद वो एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। ये होती है हमारी हाइपोथेसिस कि फाइंड करना, टू डिस्कवर, कुछ डिस्कवर करना खुद से, वो होगी हमारी हाइपोथेसिस। फिर कैटेगराइज और ऑर्गेनाइज, यहाँ पर कैटेगराइज और ऑर्गेनाइज भी बच्चे अपने आप को ईजिली कर सकते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को कैटेगराइज और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज मैनर में भी रख सकते हैं। और लॉजिकल थिंकिंग उनकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है इस स्टेज पर, और अंडरस्टैंड कर सकते हो सिंबल को। अगर उनके सामने कोई भी सिंबल होगा तो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको भी ईजिली बता सकते हैं। नेक्स्ट है डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब ये है कि बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, कोई चीज़ देखेंगे, देखने के बाद उसका कुछ एक फॉर्मूला जो है वो बनाएंगे। वो हो गया हमारा डिडक्टिव करना, कि खुद से कुछ एक फाइंड आउट चीज़ें करना। अगर हम इसके एलिमेंट की बात करें तो हमने दो चीज़ों की पहले ही बात कर दी थी कि एक स्कीमा टर्म होती है, कि मेंटल स्ट्रक्चर होगा किसी भी बच्चों के अंदर, एक तरह की पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, या रूम भी हम उसको बोल सकते हैं जहाँ पर नॉलेज क्या होगी बच्चों की स्टोर होगी, वो हमारा स्कीमा हो जाता है। फिर आती है एक टर्म अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के अंदर फिर दो टर्म आती है। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि हमने अपने आप को अडेप्ट करना है एनवायरनमेंट के थ्रू, मतलब जैसे एनवायरनमेंट है उसमें हम कैसे अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, असेमिलेशन और एकोमोडेशन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है टेट में। तो असेमिलेशन और एकोमोडेशन, असेमिलेशन मतलब आत्मसात करना और एकोमोडेशन मतलब समायोजन करना। सबसे पहले अगर हम बात करें एकोमोडेशन की, एकोमोडेशन में क्या होता है, यहाँ पर कुछ नई चीज़ ऐड हो रही होती है। एकोमोडेशन मतलब ऐड होना, असेमिलेशन यानी कि प्रीवियस नॉलेज में कुछ ऐड करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ नया ऐड इन्फॉर्मेशन बच्चों तक आ रही है, एकोमोडेशन आ रही है कोई नई इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर क्या हो जाए, जो प्रीवियस नॉलेज है, जो हमारी नॉलेज में पहली चीज़ है, उसमें जो यहाँ पर कुछ चीज़ आ रही है उसको इसमें ऐड करना और उसके बाद एक इक्विलिब्रियम बिठाना। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एकोमोडेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक कैट है, एक बच्चा है, उसने कैट देखी, उसको पता चला जो ब्लैक और वाइट कलर की है और जिसकी चार टांगे हैं वो क्या है, कैट है, और एक पूंछ है, वो क्या होगी, हमारी कैट है। फिर उसने एक डॉग देखा, तो डॉग को वो क्या बोलेगा, उसकी नॉलेज क्या है, यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज क्या है उसकी, क्या है कि जो कैट है उसकी चार टांगे होती है, वो ब्लैक या वाइट होती है। तो उसने क्या बना दिया एक कंसेप्ट कि जो ये कैट है ये बड़ी कैट है, डॉग को समझ के। पर जब डॉग ने भौंका तो उसने क्या किया, यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुई कि अब जो है भौंक रहा है, बाग कर रहा है। तो उससे क्या पता चला उसको कि ये नहीं, ये कैट नहीं है, ये कुछ और है जो कैट की तरह ही है, इसके पास चार टांगे पूंछ है, पर ये भौंक रही है। तो क्या करा उसने, उस मॉडिफिकेशन नॉलेज को कहाँ डाला, अपने यहाँ पर डाला। मतलब एकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास, कि उसने कुछ नई चीज़ को देखा। ठीक है, असेमिलेशन का मतलब हो गया कि उसने उस नई चीज़ को जो देखा उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज में ऐड कर दिया। पहले उसके लिए क्या था, सब कुछ कैट ही था। फिर उसने क्या किया, यहाँ पर उसकी नॉलेज आई, न्यू चीज़ आई उसके सामने, और उसने प्रीवियस नॉलेज में ऐड कर दिया कि ये क्या है, डॉग है। तो अब उसके पास क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम बन गया उसके स्कीमा के अंदर। ये सारी बातें जो है जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताई है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चों के अंदर एडेप्टेशन के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, अकोमोडेशन और असेमिलेशन। अब असेमिलेशन में तो बच्चों के पास प्रीवियस नॉलेज थी पहले, ठीक है। फिर अकोमोडेशन में क्या हुआ, उसने कैट देखी, कैट दो कलर की होती है उसको ये पता था। फिर उसने डॉग देखा, उसे सोचा ये बड़ी कैट है, पर जब वो भौंका उसको पता चला कि नहीं ये कैट नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, डिस इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि डिसबैलेंस हो गया उसके दिमाग में। फिर उसने क्या किया, उसको पता चला कि भौंक रहा है, तो उसने किसी से पूछा, अपने बिग पेरेंट्स से या अपने जो भी है बड़े भाई बहन है उनसे पूछा कि क्या है, तो उसने बताया कि डॉग है। तो वो क्या हो गया, उसकी मॉडिफिकेशन हो गई। और मॉडिफिकेशन होकर उसने उसको ऐड कहाँ कर दिया, अपनी प्रीवियस नॉलेज में उसने उसको ऐड कर दिया, और फिर वो एक इक्विलिब्रियम बन गया, यानी कि समायोजन जो है वो बन गया। तो
आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो और ये वीडियो या आपके लोगों के लिए यूज़फुल हो। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।